हमारा आज का टॉपिक है बैंक एंड कैश। तो इसमें हम क्या देखेंगे, बैंक और कैश का ऑडिट करना है। जो हम कैसे करेंगे कि जनरल प्रोसीजर जो हमें कहते हैं कि सबसे पहले एग्री द बैंक बैलेंस ऑन द ट्रायल बैलेंस टू द ईयर एंड बैंक बैलेंस ऑन द कंप्यूटर सिस्टम एंड द बैलेंस ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो आपका बैंक बैलेंस है उसको आप ट्रायल बैलेंस में, जो आपका बैंक बैलेंस है उसको आप टैली करेंगे किससे, जो आपका बैंक बैलेंस है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, और दूसरा जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस आ रहा है तो आप इन दोनों को टैली करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, रिव्यू द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट फॉर एनी अनयूजुअल आइटम्स और लार्ज ट्रांसफर्स अराउंड द ईयर एंड एज दिस कुड बी एविडेंस ऑफ विंडो ड्रेसिंग। जनरली कंपनीज में क्या होते हैं कि जब आप ईयर एंड पे ऑडिट करते हैं, जब आप ईयर एंड पे बुक्स को फाइनल करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप एंट्रीज को कई बार बोगस एंट्रीज दिखाते हैं या फिर कई बार आप ट्रांसफर करते हैं लार्ज अमाउंट्स को। सपोज करके आपने किसी का, आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 5 लाख रुपीज। इट मीन्स कि आपने अभी उस पर्सन को 5 लाख रुपीज देने हैं। उधर दूसरी साइड आपको नजर आ रहा है कि किसी का आपका 7 लाख का डेबिट बैलेंस पड़ा है, मीन्स आपने किसी से लेने हैं। जनरली क्या होता है कि वो फैमिली मेंबर्स ही होते हैं। जब हम फैमिली मेंबर्स को किसी को ट्रांसफर करते हैं तो उस दैट केस आपको उनको पैसा तो आपने दे दिया, लेकिन अब आप दिखाओगे क्या? तो इन दैट केस क्या होता है कि हम उस पैसे को उससे ट्रांसफर कर देते हैं, तो उस पैसे को हम उससे सेट ऑफ कर देते हैं। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि आप जनरली कैश बुक और कैश बैंक स्टेटमेंट को टैली करेंगे एक दूसरे के साथ। और ये होता कब है? जनरली सबसे लास्ट में ही होता है, जब साल आपका खत्म होने को आता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इंश्योर दैट द डिस्क्लोजर ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस आर कंप्लीट एंड एक्यूरेट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखेंगे कि आपकी जो डिस्क्लोजर दी है रिगार्डिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, सपोज कि आपके कैश में क्या क्या इंक्लूड किया आपने, बैंक बैलेंस में आपने कौन कौन से बैंक क्या इंक्लूड किया, तो आप ये सारी चीज़ें कंसिडर करेंगे। सेकंड पॉइंट अब कहता है बैंक कंफर्मेशन लेटर। इसमें क्या कहता है, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग बैंक लेटर। बैंक लेटर क्या होता है कि ऑडिटर विल प्रोड्यूस अ कंफर्मेशन लेटर इन अकॉर्डेंस विद लोकल ऑडिट रेगुलेशंस एंड प्रैक्टिसेस। जो भी आपकी कंट्री में जो भी ऑडिट के प्रोसीजर्स हैं, प्रैक्टिस हैं, उसके अकॉर्डिंग एक कंफर्मेशन लेटर आप भेजेंगे बैंक को। इसमें क्या कहता है, लेटर विल बी सेंट टू द क्लाइंट टू साइन एंड ऑथराइज डिस्क्लोजर एंड देन इट विल बी फॉरवर्डेड ऑन टू द क्लाइंट्स बैंक। Alternatively, the client may already have provided a standard authority for the bank to respond to a bank letter each year. In this case, separate authority would not be required. Ideally, the letter should be sent before the end of the accounting period to enable the bank to complete it on a timely basis. But at the end of the year, the bank will complete the letter and send it back directly to the auditor. अब कहता है बैंक लेटर के कंटेंट क्या होंगे। पहला कहता है कि टाइटल एंड अकाउंट नंबर ऑफ ऑल बैंक अकाउंट हेल्ड इन द नेम, जॉइंट नेम और ट्रेड नेम ऑफ द क्लाइंट एट द ईयर एंड। कि उनके बैंक में जो जो अकाउंट हमारे हैं हम उनकी डिटेल देंगे। सेकंड कहता है कंफर्मेशन ऑफ बैलेंसेस हेल्ड इन दोज अकाउंट्स एट द ईयर एंड। हम अपनी कंफर्मेशन भेजेंगे कि जो हमारे यहाँ पे बैलेंसेस आप उस अकाउंट के हैं हम वो लिख के भेजेंगे। थर्ड कहता है फुल डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट चार्ज और रिसीव्ड ऑन अकाउंट्स हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर इफ नॉट स्पेसिफाइड ऑन बैंक स्टेटमेंट। आप इंटरेस्ट जो भी आपको मिला है, आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया उनका पर्टिकुलर अकाउंट, आप उसकी डिटेल भी देंगे। और ये जनरली हमें एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिल जाता है बैंक से, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है डिटेल्स ऑफ ओवरड्राफ्ट एंड लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड टुगेदर विद डिटेल्स ऑफ अदर लोन्स एंड फैसिलिटीज। अगर आपकी स्टेटमेंट में, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई ऐसे अकाउंट्स दिख रहे हैं जो ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, ओडी अकाउंट या लोन्स आपने बैंक से लिए हुए हैं, उसके कोई आपके रीपेबल्स हैं या उसकी आपकी कोई अमाउंट दिखी है, तो आप वो भी उसमें मेंशन करके भेजेंगे कि आपके पर्टिकुलर अकाउंट से ये हमारा लोन चल रहा है, ये आप कंफर्म करिए कि इसका ये इतना बैलेंस बाकी है। देन आगे आता है डिटेल्स ऑफ एनी एसेट्स ऑफ क्लाइंट्स व्हिच आर हेल्ड एज सिक्योरिटी बाय द बैंक। अगर हमने कोई अपनी सिक्योरिटी को प्लेज किया हुआ है बैंक के साथ, तो आप उस सिक्योरिटी की डिटेल्स भी देंगे। Then it is saying the details of any other assets held by the bank, for example share certificates, documents of title or deed boxes। आपकी कोई भी एसेट्स हो सकते हैं। जनरली आप क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट आपकी एक ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। अगर वो आपके सपोज 1 लाख रुपए के शेयर है, तो 1 लाख रुपए की वैल्यू तक का आपको लोन मिल सकता है आपको शेयर सर्टिफिकेट की बेसिस पे। तो आप उसकी डिटेल्स भी बैंक को देंगे कि आप कंफर्म करिए कि हमारे ये शेयर सर्टिफिकेट्स आपके पास हेल्ड है या नहीं।
आप अकाउंट्स विद नील बैलेंस, जो भी आपके बैलेंस नील है, कोई कोई अकाउंट होते हैं जो आपके इनऑपरेटिव होते हैं तो आप उनकी डिटेल्स भी देंगे। आप लास्ट 12 महीनों में जितने आपके अकाउंट्स क्लोज हुए उनकी डिटेल भी देंगे। तो आगे जनरल चीज़ बोलेगी कि लिस्ट ऑफ ब्रांचेस ऑफ द बैंक और अदर बैंक्स और एसोसिएटेड कंपनीज वेयर इट इज नोन दैट अ रिलेशनशिप हैज बीन एस्टैब्लिश्ड विद द क्लाइंट। ऑडिट प्रोसीजर ऑन द बैंक लेटर इंक्लूड, अब जो बैंक लेटर है उस पर ऑडिट प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे आप? एग्री द बैलेंस फॉर ईच बैंक अकाउंट टू द रेलिवेंट बैंक रिकंसिलिएशन एंड द ईयर एंड बैलेंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये तो आप जनरली देख के ही करेंगे कि जब आप बैंक रिकंसाइल करेंगे तो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप बैंक अकाउंट के जो बैलेंस आ रहा है आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट में, तो वहाँ से उसको कंसिडर करेंगे। दूसरा पॉइंट कहता है एग्री टोटल इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लेटर टू द इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट इन द जनरल लेजर। आप अगर जब बैंक स्टेटमेंट आप ऑडिट करते हैं, बैंक स्टेटमेंट को आप देखते हैं तो उसमें आपके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें इंटरेस्ट चार्ज किया होता है और एक होता है इंटरेस्ट दिया होता है आपको, तो आप दोनों चीज़ों को कंसिडर करें। For any details of loans, ensure repayment terms are correctly disclosed in the financial statements between current and non-current liabilities। ठीक है। फिर कहता है पीरियड एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक आप बीआरएस बनाते हैं साल के एंड पे या एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड पे, जिसमें आप ये देखते हैं कि आपने इस पर्टिकुलर पीरियड में क्या क्या ट्रांजैक्शंस की। इसमें क्या कहता है ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ क्लाइंट्स बैंक रिकंसिलिएशन एंड परफॉर्म द प्रोसीजर बिलो। कास्ट द रिकॉन्सिलिएशन टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, कोई एक्यूरेसी उसकी सही है या नहीं है, अरिथमेटिकल कि कोई कैलकुलेशन, कोई टोटलिटी, कोई सब्ट्रैक्शन, कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस को ऐड किया है नहीं किया। एग्री द बैंक बैलेंस टू द ट्रायल बैलेंस, जो आपका बैंक बैलेंस है वो आपके ट्रायल बैलेंस से मैच होना चाहिए। एग्री द रिकॉन्सिलिएशन बैलेंस पर द कैश बुक टू द ईयर एंड कैश बुक, आप कैश बुक से भी आप रिकंसिलिएशन बैलेंस को कैश करेंगे कि आपका जो कैश आपने डिपॉजिट किया या कैश आपने विड्रॉल किया वो मैच करता है या नहीं करता आपकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से। फिर कहता है एग्री द बैलेंस फॉर द बैंक स्टेटमेंट वन ओरिजिनल ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट एंड ऑल्सो टू द बैंक कंफर्मेशन। ये जनरल हमारी अंडरस्टैंडिंग यही कहती है कि जब हम सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट बैंक बैलेंस को ऑडिट करेंगे तो हम सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट देखेंगे और दूसरा हम देखेंगे कंफर्मेशन लेटर जो हमने बैंक से मंगाया। Trace all the outstanding lodgements to the pre-year and cash book, post-year and bank statement, and also to paying in book year per year end. Outstanding lodgements हम ये कहते हैं कि जो आपने चेक आपने डिडक्ट कर दिया, चेक आपने बना के दे दिया किसी पार्टी को, तो अभी तक आपका एनकैश नहीं हुआ, तो आप उसको कहेंगे आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स। लॉजमेंट्स मतलब आपने दे दिया बैंक या आपने किसी पार्टी को दे दिया। Trace all unpresented checks through to a pre-year and cash book and post-year end statement. Unpresented means अभी जो आपके बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, आपने अपनी तरफ से काट के दे दिया चेक, लेकिन अभी पार्टी ने प्रेजेंट नहीं किया बैंक में पेमेंट के लिए। Examine any old unpresented checks to assess if they need to be written back into the purchase ledger as they are no longer valid to be presented। आपको पता है चेक की एक वैलिडिटी होती है 3 महीने की। अगर आपका चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, आपने अपनी स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लिया था कि ये चेक हमने किसी पार्टी को दिया और आपने उसकी पेमेंट को कम कर दिया, क्योंकि आप चेक दे चुके हो, लेकिन आपको बाद में पता लगता है कि आपका वो चेक तो लगा ही नहीं अभी तक, तो इन दैट केस आप उस चेक के बैलेंस को आप रिटर्न करें। तो इन सब के लिए हमारी बीआरएस या बैंक रिकंसिलिएशन या फिर हम एक बैंक स्टेटमेंट से अपनी अकाउंट्स को मैच करते हैं कि हमारी तरफ से जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो एक्चुअली में ट्रांजेक्शन्स सक्सेस हुई है नहीं हुई है, या फिर हमारी ट्रांजेक्शन बीच में किसी रीजन से अटकी हुई। देन इट इज सेइंग कंप्लीटनेस, एग्री ऑल बैलेंसेस लिस्टेड ऑन द बैंक कंफर्मेशन लेटर टू क्लाइंट्स बैंक रिकंसिलिएशन और द ट्रायल बैलेंस टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ द बैंक बैलेंस। एग्जामिन द बैंक कंफर्मेशन लेटर फॉर डिटेल्स, ये जनरली कहते हैं कि जो भी आपने डिटेल्स भेजी हैं वो आपके पास कंप्लीट आ गई हैं या नहीं आ गई। तो अगला टॉपिक है अपना कैश। जनरली कैश बैलेंस इज इमटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाउएवर कैश इज एन एरिया व्हिच इज प्रोन टू फ्रॉड। कैश बहुत जल्दी फ्रॉड के अंदर कवर किया जाता है, क्योंकि कैश में क्या होता है कि आप ट्रेस नहीं कर सकते कि आपका बेसिकली कैश गया कहाँ है, और कैश एक्चुअली उसी पर्सन के पास गया है या फिर उसी पर्सन से आया है, तो यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा है।
स्पेशली द इंटरनल कंट्रोल्स आर नॉट एफिशिएंट। जब आपका इंटरनल कंट्रोल एफिशिएंट नहीं होता तो आपको पता नहीं होता कि आपका कैश किसके पास गया है। जनरली क्या होता है कि आपके जो ट्रांसफर होता है, आप कैश विड्रॉल कराते हो, आप कैश विड्रॉल दिखा दिया, आपने कैश विड्रॉल को अपने एक्सपेंसेस में कवर कर दिया, लेकिन वो हुआ आपके पर्सनल एक्सपेंस के लिए होता है, लेकिन आप उसको दिखाते हैं कि बिजनेस का एक्सपेंस। क्योंकि आपका अगर बैंक से जाएगा तो वो पर्टिकुलर पार्टी के पास जाएगा, लेकिन कैश आपको नहीं पता किसके पास गया। दैट इज वाई कैश वेरिफिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर फॉर इंटरनल ऑडिटर्स, कि आप कैश को वेरीफाई करेंगे कि कैश हमारा किधर गया है, किसको गया। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कैश, जो आपका कैश बैलेंस है उसको आप हार्ड कैश से वेरीफाई करेंगे, अनबैंक चेक से, क्योंकि आपके पास कैश नजर आएगा। क्रेडिट कार्ड स्लिप्स एंड IOUs, that is why all cash balances need to be counted at the same time. The audit working papers relating to the cash count will include the date of the count, time of the count, name and signature of staff conducting the count and name of the client staff. ये जनरली हमारे देखते हैं हम बैंक के ऑडिट्स में, जब हम कैश को क्लोजिंग बैलेंस जब हम कैश का देखते हैं तो हमारी एक ड्यूटी होती है कि हम जाके कैश को कभी भी काउंट कर सकते हैं कि हमारा जो कैश एक्चुअली बुक्स में नजर आ रहा है वो हमारे पास हार्ड कैश अवेलेबल है या नहीं। इवन सिंगल रुपी इज काउंटेड, तो सिंगल रुपी भी काउंट होकर उसके साथ मैच होना चाहिए। ऑडिट प्रोसीजर फॉर कैश, मेन ऑडिट वर्क इन्वॉल्व इन वेरीफाइंग कैश बैलेंसेस ऑफ फिजिकल काउंट। सबसे पहले आप फिजिकल काउंट ही कर सकते हैं और आपको क्या आप कैश में देखेंगे, लेकिन उसके अलावा जो पॉइंट ये कहता है हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ कहता है ऑडिटर शुड काउंट कैश एट ऑल लोकेशन साइमल्टेनियसली एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कंपनी ऑफिशियल। ठीक है, आफ्टर द काउंट द ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ साइंड रिसिप्ट फॉर द अमाउंट ऑफ कैश रिटर्न टू द ऑफिशियल्स। द ऑडिटर शुड चेक, ये क्या कहता है कि आफ्टर द काउंट द ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ साइंड रिसिप्ट फॉर द अमाउंट ऑफ कैश रिटर्न टू द ऑफिशियल। जो आप कैश लेके आए थे काउंट करने के लिए, आप उससे एक साइंड रिसिप्ट ले लेंगे कि आपको हमने ये कैश रिटर्न कर दिया। कोशिश करिए कि आप स्टैंप लगवा लीजिए उस पर्सन की। The auditor should check the cash balance obtained from the account against the client's cash records and cash balance। ये आपको पता है कि आप किससे उसको मैच करेंगे। Where appropriate, the auditor should also investigate the treatment of any money advances to employees, for example, against wages or salary। तो हम इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। अगला टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर करते हैं, सब्सटेंटिव टेस्टिंग।